अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम कंटिन्यू कर रहे थे हमारे लेक्चर के साथ। हमने स्टार्ट करना था वीनस ड्रेनेज। वीनस ड्रेनेज का मैंने आपको ये बताया था कि हमारी बॉडी में जो वीनस ड्रेनेज होती है ना, वो ऑपोज़िट चलती है। जैसे हमारी अब्डोमिनल अयोर्टा से या मेन जो आर्च ऑफ अयोर्टा होती है, ठीक है? उससे हमारी आर्टरीज़ निकलती हैं और वो आर्टरीज़ मिल कर के बनाती हैं ना आर्चेज़। उसी तरीके से जो वीनस ड्रेनेज होती है ना, उसमें ये होता है कि जो हमारी आर्चेज़ होती हैं, उसके अंदर से वेन्स निकलती हैं और वो वेन्स फिर आगे जा कर के सुपरफिशियल और डीप ब्रांचेज़ बना कर के ड्रेन करती हैं इंटू योर इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा। ठीक है? यानी ऑपोज़िट कोर्स चलता है आपके वीनस ड्रेनेज का। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात हो गई अब अपर लिम्ब की वेन्स की। तो अपर लिम्ब की वेन्स जो हैं, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, सुपरफिशियल और डीप। डीप जो होती हैं आपके पास, वो आपकी आ जाती हैं ब्रेकियल, रेडियल, अल्नर। और सुपरफिशियल आपके पास आती हैं केफेलिक, बेसिलिक और मीडियन क्यूपिटल। होता ये है कि जो आपकी बेसिलिक वेन होती है ना, वो अराइज़ करती है मीडियल साइड पर डॉर्सल वीनस आर्च से, ठीक है? और फिर वो जो बेसिलिक वेन होती है, वो ऊपर जाती है और वो बनाती है एक्सिलरी वेन, ठीक है? और ब्रेकियल आर्टरी के साथ कुछ थोड़ी-थोड़ी सी जो है ना, स्मॉलर वेन्स दे देती है। फिर एक्सिलरी आके आपकी आगे फर्दर जो है ब्रेकियल, रेडियल, अल्नर उस तरीके से बनाती है। ठीक है? इसमें आपने यही याद करना है कि बेसिलिक कहाँ से आती है और बेसिलिक किसकी ब्रांच देती है। केफेलिक जो होती है ना, वो लैटरल साइड ऑफ डॉर्सल वीनस आर्च से आती है। ठीक है? ये स्टार्ट होती है इन एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ये भी याद करना है, इसका लैंडमार्क है। रेडियल साइड ऑफ फोरआर्म से एल्बो तक ये असेंड करती है। और उसके बाद आपके पास क्या होता है, ये जो होती है ना, ये लाई करती है इन रूफ ऑफ क्यूबिटल फॉसा। ठीक है? इसके जो ये वाले रिलेशंस है ना, ये आपने याद करने हैं। ठीक है? यानी कि फेलिक के आपको ये रिलेशन जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि केफेलिक जो होती है, वो कंटिन्यू करती है डेल्टोपेक्टोरल रूफ में। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट अब उसका कोर्स आ रहा है। ठीक है? कोर्स बेशक नहीं भी याद होगा तो इट इज़ ओके। केफेलिक इज फेवर्ड वेसल फॉर एट्रियोवीनस फिस्टूला। ठीक है? ये आपने याद करना है। ये आप कह लो कि इसका एक क्लिनिकल फैक्ट है। दूसरी चीज़ जो याद करनी है, वो ये याद करनी है कि डेल्टोपेक्टोरल फेशिया को पियर्स करती है आपकी केफेलिक वेन और फिर ये भी जॉइन करती है एक्सिलरी के अंदर। ठीक है? एक्सिलरी वेन बन रही थी ना बेसिलिक से, उसी के अंदर ये जॉइन करती है। ठीक है? फिर मीडियन क्यूबिटल वेन, मीडियल क्यूबिटल वेन जो होती है ना, वो लिंक करती है केफेलिक और बेसिलिक वेन को क्यूबिटल फॉसा के अंदर, और वेनस सेक्शन की साइट है। ये दोनों आपके एमसीक्यूज हैं, दोनों एज इट इज याद करने। फिर आ जाओ अपर लिम्ब की लिम्फेटिक ड्रेनेज के ऊपर। अब बेसिकली जैसे आर्टरीज में ब्लड होता है, वेन्स में ब्लड होता है ना, लिम्फेटिक्स में लिम्फ होता है। लिम्फ आपका एक फ्लूइड होता है। ठीक है? ऑल लिम्फेटिक्स फ्रॉम द अपर लिम्ब ड्रेन इनटू द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। एक तो ये याद रखना है। अब हर रीजन के ना अपने लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है? वो सारे लिम्फ नोड्स जो होते हैं ना, वो टोटल आपके जाके ड्रेनेज देते हैं इनटू योर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। 20 to 30 एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है? अब इसमें आपके पास मेन जो उसने आपको डिवीजन दी है ना, वो भी उसने आपको मेन लिम्फ नोड्स की दी है। ठीक है? यानी एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की दे दी है। अब उसके बाद सबसे पहले उसने आपको बता दिया है ह्यूमरल लिम्फ नोड्स। ह्यूमरल लिम्फ नोड्स जो होते हैं, वो आपकी मोस्ट ऑफ द लिम्फेटिक ड्रेनेज अपर लिम्ब से कलेक्ट करते हैं। ठीक है? इसमें आपके पास सुप्राट्रॉक्लियर लिम्फ नोड्स भी आ जाते हैं। लिम्फ नोड्स के हवाले से ना, इनका कह लो ज़्यादा पेपर में सवाल नहीं आते। ठीक है? बहुत ज़्यादा भी अगर आ जाएगा ना कॉमन सवाल, तो आपका यही आ जाएगा कि एक्सिलरी लिम्फ नोड्स का, कि मेजर ड्रेनेज कहाँ पर होती है, तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में होती है। लेकिन लिम्फ नोड्स के नाम याद हो जाएं तो वेल एंड गुड है। सबसे पहले लैटरल लिम्फ नोड्स यानी ह्यूमरल। ठीक है? ये अब सारे एक्सिलरी ही है, एक्सिलरी ही लिम्फ नोड्स की नाम है ये। लैटरल, एंटीरियर, मीडियल, सेंट्रल, एपिकल। ठीक है? अब ये जो जिस साइड पे ये होते हैं ना लोकेटेड, उस साइड के लैंडमार्क पे भी इसका नाम रखा है। जैसे लैटरल वाले ह्यूमरस के पास होंगे, आर्म होती है ना लैटरल साइड पे,
तो ह्यूमरस के पास होंगे तो उनको ह्यूमरल लिम्फ नोड भी कहा है। मेजर लिम्फ नोड्स की ड्रेनेज जो है वो इसी में जाती है। इनमें ड्रेन करते हैं सुप्राट्रॉक्लियर लिम्फ नोड्स, वो आपके मिडल रिंग और लिटिल फिंगर से ड्रेनेज लेकर जाते हैं। पेक्टोरल लिम्फ नोड्स एंटीरियर होते हैं, ये ड्रेन करते हैं एब्डोमिनल वॉल, चेस्ट और मेमोरी ग्लैंड को। ठीक है, ये आपका सवाल आ जाता होता है, यानी पेपर में मेमोरी ग्लैंड के जो लिम्फ नोड्स है ना, इनका पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन, अगर इसमें से कोई बनता भी हो ना, तो ये वाला बनता है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। अब ये हम मेजर ना कह लो एमसीक्यूज ही ज्यादा मार्क कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आते हैं सबस्कैपुलर। सबस्कैपुलर यानी आपके पोस्टीरियर लिम्फ नोड्स आपकी बैक, शोल्डर और नेक में से ड्रेनेज करते हैं। अच्छा, अब देखो, जो ये आप जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना, आर्टरीज, वेन्स और लिम्फ नोड्स, ये इसी तरीके से याद करने, यानी एक शॉर्ट सा इसका प्रिसाइज सा आपने याद करना है, क्योंकि पेपर में ना जो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब है, इसकी पैथोलॉजी ज़्यादा आती है, क्लिनिकल इसके ज़्यादा आते हैं। इसकी जो ये छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें ना, मसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ये आपसे ना कम ही पूछी जाती हैं, इतनी ज़्यादा ये नहीं पूछी जाती पेपर के अंदर, या इतनी इस तरह से नहीं आती कि हम इसकी पूरी डिटेल करने बैठ जाए। ठीक है, सेंट्रल नोड्स जो होते हैं ये ड्रेन करते हैं ह्यूमरल, सबस्कैपुलर और पेक्टोरल, यानी आपकी अब सारी लिम्फ ड्रेनेज जो है ना वो आपके सेंट्रल में जा रही है, और फिर ये जो सेंट्रल होते हैं ना, ये लेकर के जाते हैं एपिकल के अंदर। ठीक है, सुपीरियर रीजन ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड ऑल अदर ग्रुप को ये ड्रेन करता है, यानी मेजर आपका जो है वो है एपिकल। फिर एक और आता है इंफ्राक्लेविकुलर। इंफ्राक्लेविकुलर लिम्फ लेकर के जाते हैं फ्रॉम थंब कंसिस्टिंग ऑफ इट्स वेब एंड अपर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, ये भी एमसीक्यू आ जाता होता है। दो एमसीक्यूज मैंने इसमें से मार्क करवाए हैं। एक मैंने आपको मेमोरी ग्लैंड का करवा दिया है, यानी पेक्टोरल का, और दूसरा मैंने आपको मार्क करवाया है इंफ्राक्लेविकुलर का। इसके अलावा आपके पास मेजर लिम्फ ड्रेनेज का पूछ लेगा, या एपिकल का पूछ लेगा कि एपिकल सारे लिम्फ नोड्स को ड्रेन करता है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं इफेरेंट वेसल्स, जो इन सब में से जानी है। फिर उसने आपको ना नीचे बस एक समरी दी हुई है कि कैसे ये आपके नेक को और बॉडी के ड्रेन करता है। क्लिनिकल नोट्स पर आ जाओ। क्लिनिकल नोट्स में क्या है कि लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होती है ना, ये इंपॉर्टेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू आपकी रेडियोथेरेपी। कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि रेडियोथेरेपी इज गिवन टू द एक्सिला टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ मेटास्टेटिक डिजीजेस, तो उसमें हमारे पास lymph nodes का रोल आता है। इफ lymphatic drainage of upper limb is damaged, the arm may swell and pitting edema may occur, जिसको lymphoedema कहते हैं। ये पेपर का सवाल है। ठीक है, पेपर में आ जाता होता है lymphoedema। ठीक है, और इसका ना इस तरी ऐसे नहीं आता जैसे ये इजी सा करके दिया हुआ है ना, आपको वो एक सिनेरियो दे देगा। सिनेरियो देगा, पेशेंट है, उसकी रिसेंट सर्जरी हुई हुई है, ये पेपर में इसी तरीके से सवाल आया हुआ है। पेशेंट है, ब्रेस्ट सर्जरी हुई हुई है, और अब उसकी अपर लिम्ब या उसकी उस साइड की आर्म में स्वेलिंग हो गई है, तो स्वेलिंग की क्या कॉज है? लिम्फोएडिमा। ठीक है, जब आज डबल ए से सवाल करोगे तो आप लोगों को जो है ना, ये क्वेश्चन जरूर ढूंढना। ब्रेस्ट सर्जरी वाला पेशेंट आया होता है, उसकी आर्म में स्वेलिंग होती है, उसकी लिम्फेडिमा कॉज है। तो जब भी मैं आपको साथ साथ एमसीक्यूज इसलिए बताती हूँ ताकि जब आप इसकी सेल्फ स्टडी करो ना, आपको पता हो कि हमने इसको कैसे फोकस करना है। कुछ बच्चों के साथ ये होता है कि देखो वो ना याद कर लेते हैं, ठीक है, जिस तरीके से बताया है कि ये ऐसे याद करना है वो वैसे ही याद करते हैं। जब पेपर में स्टेम जरा सा हट के आता है ना, तो वहां पे जिन्होंने रट्टा मारा होता है ना, वो रह जाते हैं, क्योंकि पेपर थोड़ा सा होता है कंसेप्चुअल। तो इसलिए मैं आपको एमसीक्यूज बताती हूँ ताकि आपको पता हो कि अगर हमने अपने माइंड में कॉन्सेप्ट्स का भी रटा लगाना है ना, तो कैसे लगाना है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ मसल्स पर। अब मसल्स जो है ना, ये बहुत ही सुपरफिशियल सी करने वाली हैं। एक तो आपने हर कंपार्टमेंट के आगे ना इसकी नर्व सप्लाई लिख लेनी है। ठीक है, नर्व सप्लाई कंपार्टमेंट्स के हवाले से मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन अपर लिम्ब में कभी भी नहीं आता। वो आपसे बस यही पूछता है कि इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, ये वाली नर्व की डैमेज हो जाए तो कौन सा कंपार्टमेंट इफेक्ट होगा, ऐसे करके वो आपसे पेपर में सवाल पूछता है। ठीक है, डायरेक्ट जो सवाल है ना, वो पेपर में कम ही आते होते हैं। अब इसमें आ जाओ एंटीरियर कंपार्टमेंट पे। एंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है, इसके आगे लिख लो।
अब इसमें आपके पास ना आ जाता है मसल्स। मसल्स आपके पास आती हैं कोरेकोब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस, बाइसेप्स ब्रेकियाई। ये एक तरह से वो समझ लो हम रिपीट ही कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने नर्व्स की थी तो वहां पे भी आपको यही मसल्स आई थी। ठीक है। स्मॉल कंपोनेंट, इसका एंटीरियर कंपार्टमेंट का जो लेटरल पार्ट है ना, यानी ये आपकी अगर आर्म है, ये इसका एंटीरियर कंपार्टमेंट है, ये इसका लेटरल पार्ट है, तो इसको थोड़ा सा कंपोनेंट जो है ना वो इसको सप्लाई करता है रेडियल नर्व से। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट लाइन, ये एमसीक्यू है आपका। ठीक है। चीफ सुपिनेटर का एमसीक्यू मैंने कल ही आपको करा दिया था। और उसके बाद बाइसेप्स जर्क, तो इसकी रूट वैल्यू आपने याद करनी है। जो रिफ्लेक्सेस है ना, बाइसेप्स जर्क, ट्राइसेप्स जर्क, ये जो रिफ्लेक्सेस है ना, इनकी रूट वैल्यूज जो है ना ये याद करनी है आपने। ठीक है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पे आ जाओ, तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है रेडियल नर्व। इसके आगे नर्व लिख लो। इसमें मसल जो आपके पास आती है वो ट्राइसेप्स आती है। ठीक है, ट्राइसेप्स इससे इनर्वेट होती है और इसका सेगमेंट कौन सा बनता है, C7 बनता है। फोर आर्म पे आ जाओ, तो फोर आर्म के इंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है मीडियल नर्व और अल्नर नर्व। अल्नर नर्व दो मसल्स को सप्लाई करती है। अल्नर नर्व की जो मसल सप्लाई है वो याद करनी है। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस एंड मीडियल पार्ट ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस इज सप्लाइड बाय योर अल्नर नर्व। ठीक है, ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। ये आपने अल्नर नर्व की सप्लाई फोर आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट में से याद करनी है, क्योंकि तो दो ही हैं तो ये पेपर में पूछ ली जाती हैं। जो जरा बल्क में होता है ना या जरा ज्यादा याद करने वाला है वो फिर भी एज सच कह लो पेपर में काम आता है। लेकिन जो जरा कम चीजें हो ना, जो उनको भी पता हो कि ये तो याद करना इजी है, वो पेपर में पूछ लेते होते हैं। ठीक है। मसल्स इसमें कौन सी आती हैं, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, प्रोनेटर टीरीज, इन सब का कॉमन फिर उसने आपको ओरिजिन इंसर्शन दे दिया हुआ है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट पे आ जाओ, तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व जो होती है वो सुपरफिशियल ब्रांच होती है रेडियल नर्व की ही। ठीक है, यानी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को ब्रॉड टर्म्स में कहें तो रेडियल नर्व सप्लाई करती है। ब्रांचेस में डिवाइड कर लो तो उसकी दो ब्रांचेस होती हैं, एक डीप ब्रांच होती है और एक उसकी सुपरफिशियल ब्रांच होती है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है, ये डीप ब्रांच लिखा है और ये पोस्टीरियर इंट्रोशियस लिखा है। इनको एज एमसीक्यूज मार्क कर लो। मैम ये डीप ब्रांच किसके नर्व की मैम, हम लिखेंगे क्या? डीप ब्रांच ऑफ विच रेडियल नर्व मैम? नर्व। रेडियल नर्व बेसिकली क्या होता है, आपकी जो रेडियल नर्व होती है ना वो अपने कोर्स में ऐसे कर कर के दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच होती है जो डीप जाती है, एक होती है जो सुपरफिशियल जाती है। अब जो डीप ब्रांच है ना उसका अलग से कोई नाम नहीं होता, उसका नाम ही डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व है। ठीक है। और जो सुपरफिशियल ब्रांच है उसका एक अलग से नाम होता है पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। और ये पेपर में सवाल आ जाता है कि पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व जो है वो किसकी ब्रांच है और इसकी जो मसल्स जिसको ये सप्लाई करती है ये भी पूछ लिया जाता है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के आगे आप लिखोगे डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। ये दोनों रेडियल नर्व की ब्रांचेस हैं। ठीक है। अब फिर उसने यस मैम, थैंक यू। नेक्स्ट पेज पे ना आपको इसका ब्रेकडाउन दे दिया है कि डीप ब्रांच किस किस मसल को सप्लाई करती है और सुपरफिशियल ब्रांच जो है वो किस किस मसल को सप्लाई करती है। मेन मकसद देखो इस लेक्चर का ये है कि आप लोग एमसीक्यूज जितने हो सकता है उतने मार्क कर लो, क्योंकि इवेंचुअली याद आप लोगों ने खुद ही करना है। ठीक है, मेन चीज़ है कि आपको ये एमसीक्यूज पहचानने में हेल्प हो जाए। अब उसने आपको 5 मसल्स बता दी हैं कि मसल लेयर्स होती हैं। सुपरफिशियल लेयर में ये होती हैं, डीप लेयर में आपके पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में ये मसल्स होती हैं। ठीक है, पेपर में ना ये रेयरली होता है कि वो आपसे पूछ ले। ठीक है। सुपरफिशियल लेयर में आपके पास होती है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमी, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस और एनकोनियस। ये आपकी सुपरफिशियल लेयर्स हैं। डीप लेयर में आपके पास होती हैं 5 मसल्स, सुपिनेटर, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर इंडिसिस। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर सुपिनेटर ऑल मसल्स इन डीप लेयर ओरिजिनेट फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियस
ठीक है, अल्ना एंड इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। अब ऑल मसल्स ऑफ डीप लेयर आर इनर्वेटेड बाय पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। ठीक है, ये जनरल एक लाइन है, ये एमसीक्यू में आपको आ सकती है अगर तो इसकी नर्व सप्लाई में से इसके अलावा कोई आनी हुई तो। लेटरल कंपार्टमेंट पे आ जाओ। लेटरल कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है रेडियल नर्व। अच्छा, रेडियल नर्व और डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व दो अलग-अलग नर्व्स हैं। ठीक है, रेडियल नर्व बड़ी वाली नर्व है, उसकी ब्रांच है डीप ब्रांच, और उसका नाम ही डीप ब्रांच है, उसका कोई अलग सा नाम नहीं है। लेटरल कंपार्टमेंट में आपके पास दो मसल्स आती हैं, ब्रेकियोरेडियलिस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। ठीक है, बिफोर डिवाइडिंग इनटू सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांचेस, रेडियल नर्व सप्लाई करती है इन दोनों मसल्स को। ठीक है, फिर उसने आपको यही पॉइंट जो मैंने आपको बताया है वो उसने आपको नीचे बता दिया है कि नर्व सप्लाई ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट इज फ्रॉम डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व व्हाइल द नर्व सप्लाई ऑफ लैटरल कंपार्टमेंट इज फ्रॉम द मेन ट्रंक ऑफ रेडियल नर्व। ठीक है, दोनों के नाम सेम है, इसलिए बच्चों को अक्सर लगता है कि ये डीप ब्रांच का मतलब भी रेडियल नर्व ही है। वो रेडियल नर्व नहीं होती, वो उसकी ब्रांच होती है एक। फिर आ जाओ हैंड पे। हैंड पे सप्लाई होती है डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, ठीक है, एंड मीडियन नर्व। ये दो नर्व्स हैं जो हैंड की मसल्स को सप्लाई करती हैं। हैंड में आपके पास इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के हवाले से मसल्स डिवाइड हुई होती हैं। इंट्रिंसिक मसल्स में आपके पास आता है एडक्टर पॉलिसिस, इंट्रोशिया, थिनार, हाइपोथिनार, पाल्मेरिस ब्रेविस और लंब्राइकल्स। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये आपकी प्रिसीजन मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं मसल्स। ये एमसीक्यू है। प्रिसीजन मूवमेंट जो है ना, या पिंसर ग्रिप जिसको हम कहते हैं, ये आपकी एमसीक्यू में आ जाता है, पूछ लेते होते हैं। इनको सप्लाई अब उसने आपको बता दिया है, डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व से ये सप्लाई होती है, एक्सेप्ट फॉर द 3 थिनार एंड 2 लम्बराइकल, उन्हें मीडियन नर्व करती है। ये थिनार और लम्बराइकल्स जो है ना, ये आपका एमसीक्यू है, ये याद करना है। ठीक है, रूट वैल्यू अब उसने आपको इसकी बताई है कि प्रिंसिपली दे आर प्रीडोमिनेंटली इनर्वेटेड बाय T1। थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन इसकी आती है C8 से। ठीक है, ये कल मैंने आपको बताया था कि जब आप डबल ए करोगे आपने इसका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देखना है। अल्नर नर्व का एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है, उसमें आपको अल्नर नर्व दी जाती है, T1 दी जाती है और C8 से T1, ये तीनों ऑप्शंस होते हैं। इसमें आपने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देखना होता है कि आपने पहले किसको चूज करना है। इंट्रोशियाई पे आ जाओ तो इंट्रोशियाई को जो है वो डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व सप्लाई करती है। डॉर्सल होते हैं और पाल्मर होते हैं। इसका ना एक हमने निमोनिक बनाया होता है, पैड और डैब। ठीक है, डॉर्सल एबडक्टर्स होते हैं, पाल्मर एडक्टर्स होते हैं। एक तो ये याद करना है, दूसरा इसमें ये याद करना है कि डॉर्सल जो होती हैं वो बायपिनेट होती हैं, पाल्मर जो होती हैं वो यूनिपिनेट होती हैं। पिनेट क्या होता है? पिनेट बेसिकली होता है कि जब आप इन मसल फाइबर्स को इंडिविजुअली देखते हो ना, तो ये जो फाइबर्स होते हैं ना, ये एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। बायपिनेट मसल्स में ये दो डायरेक्शन में अलग-अलग जाते हैं, और यूनिपिनेट में ये एक ही डायरेक्शन में साथ साथ जा रहे होते हैं। ठीक है, ये जनरल एनाटॉमी में हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए एक तो बायपिनेट यूनिपिनेट याद रख लो, दूसरा इसका ये याद रख लो कि ये एबडक्शन एडक्शन कैसे कराते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं लंब्राइकल्स। ठीक है, बिल्कुल इसके नेक्स्ट पेज पर ही हमारे पास लंब्राइकल्स आ जाती हैं। अच्छा, अब आपके पास ना बेसिकली 4 लम्ब्राइकल्स होती हैं। मीडियल 2 लम्ब्राइकल्स जो होती हैं ना, वो हमारी आती हैं फ्रॉम डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व। लेटरल 2 आती हैं मीडियन नर्व से। ये नर्व सप्लाई आपने याद करनी है, ये इसका एमसीक्यू है। उसके बाद लम्ब्राइकल्स का एक्शन याद करना है कि ये क्या करती हैं, ये फ्लेक्शन करवाती हैं और एक्सटेंशन करवाती हैं। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू है। साथ इनका बायपेनेट और यूनिपेनेट जो है ना, ये एमसीक्यू है। बायपेनेट और यूनिपेनेट ना बड़ा रेयरली आता होता है पेपर में, लेकिन याद कर लो तो बेहतर है। फिर क्यूबिटल फॉसा पे आ जाओ तो क्यूबिटल फॉसा हमने पहले भी डिस्कस किया है जब हम इसकी
बोन्स कर रहे थे, वहां पे भी हमने क्यूबिटल फॉसा डिस्कस किया है। अब आपको ना उसने सेपरेटली यहाँ पर भी क्यूबिटल फॉसा दे दिया है, ठीक है। क्यूबिटल फॉसा के रिस्पेक्ट से ना आप लोगों ने इसकी बाउंड्रीज याद कर दी, ठीक है। क्यूबिटल फॉसा की जो बाउंड्रीज है ना, कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं हमारे पेपर में या हमारे कोर्स में जिनकी जो बाउंड्रीज है ना वो हमने याद करनी होती हैं, ठीक है। उनमें से एक है क्यूबिटल फॉसा, इसकी बाउंड्रीज याद करनी है। इसमें आ जाते हैं मीडियल लेटरल एपिकोंडाइल्स, मीडियली इसमें आ जाता है ह्यूमरस का एपिकोंडाइल, लेटरली इसमें आपके पास आता है ब्रेकियोरेडियलिस, और सुपरा एपिकोंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस। रूफ इसकी सुपरफिशियल फेशियो और स्किन से बनती है। फ्लोर में इसमें ब्रेकियलिस मसल है। फिर इसके एक तो बाउंड्रीज याद करनी है, दूसरा ये कंटेंट्स याद करने हैं, और कंटेंट्स में ना मीडियल टू लेटरल का ऑर्डर भी याद करना है। ये मोस्ट मीडियल और मोस्ट लेटरल स्ट्रक्चर जो है ना ये एमसीक्यू में आया हुआ है। क्लिनिकली इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो क्लिनिकली इसकी ये सिग्निफिकेंस है कि इसके अंदर से आपके पास क्यूबिटल टनल सिंड्रोम होता है, कि जो आपकी एक कंडीशन होता है स्ट्रेचिंग ऑफ अल्नर नर्व, यानी जो आपकी फनी बोन होती है उसमें नमनेस और टिंगलिंग हो जाती है। अगर वो कंप्रेस हो जाए तो हमारे पास क्यूबिटल टनल सिंड्रोम हो जाता है। क्यूबिटल टनल सिंड्रोम ऐसे होता है कि क्यूबिटल टनल जो होती है ना वो मीडियल एपिकोंडाइल के पीछे से गुजरती है, ठीक है। जब उसकी वहां पर कंप्रेशन होगी तो आपके पास ये सिंड्रोम आ जाएगा। यहाँ पर हमारा क्यूबिटल फॉसा भी हो गया है। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ आ रही है, क्योंकि अब हमारा थोड़ा सा ही रह गया है सिर्फ मैम अब। क्यूबिटल फॉसा वाला थोड़ा सा जरा रिपीट कर दें। अच्छा, मैं रिपीट करती हूँ। बेसिकली हमारे पास एक ऐसे ट्राइंगुलर शेप डिप्रेशन होती है, ठीक है। इन्वर्टेड कैलोर ट्राइंगल बना होता है हमारी आर्म के अंदर, जहां आपकी एल्बो है ना उससे आगे ये एक इन्वर्टेड ट्राइंगल वाली डिप्रेशन बनी होती है। इसको क्यूबिटल फॉसा कहते हैं। इस क्यूबिटल फॉसा के अंदर के जो स्ट्रक्चर है ना वो तो है एमबीबीआर, ठीक है। पर इसकी एक बाउंड्री ठीक है। है, वो बाउंड्री इसकी बनती है ह्यूमरस के लेटरल और मीडियल एपिकोंडाइल से। जो इसकी ये बेस है ना, ये यहाँ ह्यूमरस के दो एपिकोंडाइल पड़े होते हैं। इस एपिकोंडाइल के पीछे से अल्नर नर्व गुजरती है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो अल्नर नर्व है ना उसकी इंजरी हो सकती है। अब उसकी इंजरी ऐसे हो सकती है कि अगर किसी की एल्बो जोर से कहीं पे लगी है, चाहे वो फॉल हो चाहे वो वैसे ही कहीं पे एल्बो लगी हो, तो वो जो जोर से एल्बो लगी होती है ना उसमें ये होता है कि एक प्रेशर पड़ता है मीडियल एपिकोंडाइल पे, ठीक है। मीडियल एपिकोंडाइल पे जब प्रेशर पड़ेगा ना तो उसके साथ हमारी जो ये नर्व होगी ना इसमें नमनेस और टिंगलिंग होगी और एक अजीब सी सेंसेशन हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, आपको आपकी रिंग फिंगर में और स्मॉल फिंगर में थोड़ी सी पेन होती है, ये कंप्रेशन हो जाती है एक तरह से। इसको कहते हैं क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे होगे क्योंकि आप इसको ना कार्पल टनल से लिंक कर रहे हो। कार्पल टनल में ये होता है कि मीडियन नर्व पे दबाव आ जाता है फ्लेक्सर रेटिनेकुलम की वजह से। इसमें क्या होता है, इसमें दबाव नहीं आता, वो जो नर्व है ना वो कंप्रेस या वो इंट्रैप नहीं हो जाती। मीडियन नर्व तो हमारी इंट्रैप हो जाती थी ना क्यूबिटल टनल के अंदर, इसमें वो इंट्रैप नहीं होती। इसमें बस एक कह लो प्रेशर पड़ता है उस नर्व के ऊपर, उस प्रेशर की वजह से आपको एक सेंसेशन फील होती है अपनी फिंगर्स के अंदर, और इसको क्यूबिटल टनल सिंड्रोम कहा गया है। ये कार्पल टनल से मैम जरा सा डिफरेंट है। तो बेसिकली मैम ये जो जिस तरह मीडियल और लैटरल एपिकॉन्डाइल्स जो ह्यूमरस के हैं, अगर उस पे अल्नर नर्व की कंप्रेशन आ जाए तो इस पे फिर ये क्यूबिटल टनल सिंड्रोम हम ये एक्सपीरियंस करते हैं जो कि नंबनेस और टिंगलिंग इन्वॉल्व करती है मैम। हाँ, इसको क्यूबिटल टनल ठीक। सिर्फ इसकी लोकेशन की वजह से नाम दिया है कि ये क्यूबिटल टनल के पीछे कह लो पड़ी होती है, सिर्फ इसलिए, वरना अदरवाइज इसका ना कार्पल टनल वाला वो चीज नहीं है इसमें। सही हो गया मैम। कार्पल टनल का बेसिकली डिफरेंट लोकेशन पे है ना और डिफरेंट सिम्टम्स उस हाँ, पे मैम। कार्पल टनल में इंट्रैपमेंट हो जाती है मीडियन नर्व की, इसमें सिर्फ प्रेशर पड़ता है अल्नर नर्व पे। कार्पल टनल आपकी रिस्ट में थैंक होती यू है। मैम। You're welcome.
अच्छा, अब उसमें आपके पास अब नेक्स्ट आ जाती हैं कॉमन डिसलोकेशंस, ठीक है? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसने आपको पूरी बॉडी की डिसलोकेशन एक ही जगह दे दी है, यानी एमसीक्यूज अब उसने आपको दी हैं। मोस्ट कॉमन डिसलोकेटेड बोन हैंड के अंदर लूनेट, हिप जॉइंट में डिसलोकेशन कॉमनली पोस्टीरियर डिसलोकेशन, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में मोस्ट कॉमनली एंटीरियर डिसलोकेशन, मोस्ट कॉमन लोअर लिम्ब में डिसलोकेटेड बोन पेटेला, मोस्ट कॉमन टार्सल बोन्स में डिसलोकेशन टेलस। ये सारे याद करने हैं। फिर शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशन पे आ जाओ तो शोल्डर जॉइंट के डिसलोकेशन के हवाले से उसने आपको बताया है कि जो आपकी मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन होती है वो एंटीरियर डिसलोकेशन होती है। पोस्टीरियर डिसलोकेशन जो होती है वो रेयर होती है, और वो तब होती है जब पेशेंट जो है ना, वो उसको कोई एक्सट्रीम विगरस कंट्रैक्शन हो और विगरस उसको कोई चोट लगी हो, जैसे किसी एपिलेप्टिक सीजर में जब हम उसको इलेक्ट्रोथेरेपी देते हैं, ठीक है? वरना ये पेपर में भी पोस्टीरियर डिसलोकेशन का सवाल रेयरली आता है। फिर वेट बेरिंग बोन्स वो होती हैं जिन्होंने आपकी बॉडी का ना वेट डिवाइड किया होता है। क्लेविकल जो होती है वो ट्रांसमिट करती है फोर्सेस अपर लिम्ब से लोअर लिम्ब से तक। अब इसमें एमसीक्यू क्या है? कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट जो है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसमें ये कंफ्यूजिंग क्यों है और क्यों मैं इसको इंपॉर्टेंट कह रही हूँ, इसमें आपको दो ऑप्शन आते हैं स्टेम में, कोरेको क्लेविकुलर, कॉस्टो क्लेविकुलर, एक्रोमियो क्लेविकुलर। तीनों नाम में एक जैसे ही लगते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट ट्रांसमिट्स वेट ऑफ अपर लिम्ब टू एक्सियल स्केलेटन। ये स्टेटमेंट एज इट इज याद करना है, ठीक है? अपर लिम्ब का वेट हमारी बॉडी पे ट्रांसमिट करने वाला लिगामेंट है कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, ठीक है? ये एमसीक्यू है आपका। इसकी ट्यूबरोसिटी वेट बेरिंग लाइन होती है पेल्विस की। टिबिया जो होती है लार्जर बोन होती है, वेट बेरिंग बोन होती है लेग की। और कैपिचुलम जो होती है वो एक्सेस होता है अपर लिम्ब का, वो वहां से पास करता है। इन सब में से एमसीक्यू सिर्फ है कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट का, वही आपका एमसीक्यू है। 3 क्लासिक इंजरीज होती हैं अब रेडियस और अल्ना को। अब ये थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई है, ठीक है? जिसमें हमें कह लो कि हम थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाए। नहीं, ये आपके हैं क्लिनिकल पॉइंट्स, ठीक है? ये मोंटेगू फ्रैक्चर, ग्लेजी फ्रैक्चर, ये जो है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें अक्सर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि जो आपका रेडियस और अल्ना के फ्रैक्चर है ना, इनके नाम है मोंटेगू फ्रैक्चर और ग्लेजी फ्रैक्चर, ठीक है? अब दो बोन्स है हमारे पास, एक आपके पास है रेडियस, ठीक है? और एक आपके पास है अल्ना। जब रेडियस फ्रैक्चर होती है ना, तो दो टाइप के फ्रैक्चर आते हैं, एक आपके पास कूलीज फ्रैक्चर आ जाता है और एक आपके पास स्मिथ फ्रैक्चर आता है। जब अल्ना फ्रैक्चर होती है तो दो टाइप के फ्रैक्चर आते हैं, मोंटेगू फ्रैक्चर और ग्लेजी फ्रैक्चर, ठीक है? सबसे पहले हम रेडियस के फ्रैक्चर्स डिस्कस करेंगे, कूलीज और स्मिथ। कूलीज फ्रैक्चर में क्या होता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फ्रैक्चर कूलीज फ्रैक्चर होता है। एक तो सबसे कॉमन होता है, तो अगर आपको सीपीएसपी के भी स्टेम में आता है और समझ नहीं आ रही तो ऑलवेज गो फॉर द कॉमन फ्रैक्चर जो क्लिनिकली कॉमन होता है, ठीक है? फॉल ऑन टू आउटस्ट्रेच हैंड की वजह से जब डिस्टल रेडियस, ठीक है, ये रेडियस है, ये अल्ना है, जब डिस्टल वाली रेडियस का फ्रैक्चर हो जाए फॉल ऑन आउटस्ट्रेच और हैंड की वजह से, और वो रेडियस डिस्प्लेस हो जाए पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ चली जाए, तो इसको कहते हैं कूलीज फ्रैक्चर, जिसमें आपके पास होती है डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी, ठीक है? दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये एमसीक्यू आता है और ये आपने याद करनी है। फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, ठीक है? ये लिखते जाओ, कहीं अगर साइड पे पेपर है तो वहां लिख लो। फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेडियस पोस्टीरियरली, तीन चीजें हैं, ठीक है? फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड, फ्रैक्चर टू डिस्टल रेडियस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेडियस पोस्टीरियरली, कूलीज फ्रैक्चर है, डिनर मैम ये फोर्थ डिफॉर्म। दोबारा जरा
रिपीट कीजिएगा, फ्रैक्चर टू डिस्टल क्या चीज था मैम? मैं रिपीट करती हूँ। रेडियस के फ्रैक्चर हैं, 2 फ्रैक्चर हैं, कूलीज और स्मिथ। ठीक है, रेडियस के फ्रैक्चर का, अब ये स्टेटमेंट मैं पेपर का बता रही हूँ, ये याद करना है। जिस किसी को भी अगर कॉन्सेप्ट बनाने में कंफ्यूजन होती है तो इसका रटा मार लो। फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस, ठीक है, डिस्टल रेडियस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉल ऑन रेडियस, आउटस्ट्रेच्ड हैंड, हाँ, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेडियस पोस्टीरियरली, यानी आपका जो रेडियस है वो उसका जो फ्रैक्चर वाला पार्ट होगा वो पीछे की तरफ मुड़ जाएगा। एक्सरे में वो पीछे की तरफ की उसकी एक अपीयरेंस आ जाएगी। ये होगा आपका कूलीज फ्रैक्चर। ये ये कूलीज फ्रैक्चर होगा मैम? हाँ, ये आपका ठीक है। कूलीज फ्रैक्चर होगा। ठीक है, इसमें जो डिफॉर्मिटी बनती है वो होती है हमारे पास डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी। ठीक है, ये देख लो, ये है आपका कूलीज फ्रैक्चर। जब आपको एक्सरे में आप देखोगे तो कूलीज फ्रैक्चर आपको इस तरीके से नजर आएगा कि ये देखो, ये जो रेडियस का सेगमेंट डिस्प्लेस हुआ है ना, ये पीछे की तरफ गया हुआ है। ठीक है, ये आपका कूलीज फ्रैक्चर है। डिनर फोर्क इसमें डिफॉर्मिटी बनती है। स्मिथ फ्रैक्चर में क्या होता है कि पेशेंट फॉल्स ऑन द बैक ऑफ द हैंड। ठीक है, ऑपोजिट है, बैक ऑफ हैंड पे पेशेंट फॉल करता है और डिस्टल फ्रेगमेंट ऑफ रेडियस एंटीरियरली डिस्प्लेस होगा। ये पीछे की तरफ गया है ना, ये आगे की तरफ चला जाएगा। ये है स्मिथ फ्रैक्चर। ठीक है, एक तो डिस्टल फॉलिंग, फ्रैगमेंट ऑफ रेडियस एंटीरियर। हाँ, एंटीरियरली डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, जो कोई भी इस तरीके से इनको याद ये करेगा ना, स्मिथ फ्रैक्चर मैम? हाँ, ये स्मिथ फ्रैक्चर में होगा। फिर आपको ना इसमें कभी भी कोई एमसीक्यू करने में ना प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इसको ऐसे ही याद कर लोगे तो। ये आपके एमसीक्यू के स्टेम में। ठीक है, अगर आपने स्टेटमेंट याद कर लिया, वो आपको जितना मर्जी घुमा फिरा के दे दे, आपको ये याद रह जाएगा, आपको ये करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आ जाओ मोंटेगू और ग्लेजी फ्रैक्चर पे। ये अभी हमने जो फ्रैक्चर किए हैं ये हमारे रेडियस बोन के फ्रैक्चर्स थे। अल्ना बोन के 2 फ्रैक्चर होते हैं, मोंटेगू फ्रैक्चर और ग्लेजी फ्रैक्चर। ठीक है, मोंटेगू फ्रैक्चर जो होता है ना, वो होता है जब देयर इज ट्रॉमा कॉज्ड बाय अ फोर्स फ्रॉम बिहाइंड द अल्ना। ठीक है, आपकी बाजू है, पीछे से किसी ने आके मारा है अल्ना पे। प्रॉक्सिमल शाफ्ट यानी ऊपर वाली एल्बो से लेके नीचे वाली जो प्रॉक्सिमल शाफ्ट होती है अल्ना की, ठीक है, वो आपके पास डिस्प्लेस हो गई है, फ्रैक्चर हो गई है, और हेड ऑफ रेडियस डिसलोकेट हो गया है एंटीरियरली। तो ये आपके पास मोंटेगू फ्रैक्चर है, ये यहाँ पर। मैम ये दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज। मैं रिपीट करती हूँ। पहला पॉइंट है फोर्स फ्रॉम बिहाइंड द अल्ना। ठीक है, फोर्स फ्रॉम बिहाइंड। हाँ। दूसरा पॉइंट है प्रॉक्सिमल शाफ्ट ऑफ अल्ना इज फ्रैक्चर्ड। प्रॉक्सिमल शाफ्ट होती है आपकी एल्बो से लेके हैंड तक, एल्बो से स्टार्ट होती है। प्रॉक्सिमल शाफ्ट ऑफ अल्ना अल्ना इज इज फ्रैक्चर्ड, फ्रैक्चर्ड मतलब फ्रैक्चर हो नो जाएगा अल्ना। एंटीरियर नो पोस्टीरियर मैम? नहीं, ये देखो, जैसे ये यहाँ पिक्चर में आ रहे हैं ना, अल्ना फ्रैक्चर हो गई है, अल्ना मिडल से टूट गई है। ठीक है, वो टूट जाएगी। हेड ऑफ रेडियस डिसलोकेट ठीक मैम। होगा एंटीरियरली। ठीक है, इसी पिक्चर में आप हेड अगर ऑफ गौर से रेडियस। देखो तो ये हेड ऑफ रेडियस डिसलोकेट हो गया, अल्ना से जुड़ा हुआ नहीं है ये। ठीक है, कैमरे का साइन अगर हम इग्नोर कर दें तो ये हेड ऑफ रेडियस जो है ना, ये अल्ना के साथ जी मैम। जुड़ा हुआ नहीं है, ये एंटीरियरली डिसलोकेट हो गया हुआ है। ये है मोंटेगू फ्रैक्चर। ठीक है, ठीक हो गया मैम। फिर आता है गलेजी फ्रैक्चर। जी मैम। गलेजी फ्रैक्चर में क्या होता है कि जो डिस्टल रेडियस है, ये रेडियस था, ठीक है, डिस्टल रेडियस हाथ या रिस्ट के पास वाला वो फ्रैक्चर हुआ है, और उसी का हेड जो है वो अल्ना का हेड के साथ नहीं जुड़ा हुआ। अल्ना जो है वो डिसलोकेट हो गई है। ठीक है, ये अल्ना डिसलोकेट हुई है यहाँ पर। फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस विद अल्ना हेड डिसलोकेटिंग एट डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। सिर्फ इतना भी याद रख लो ना कि अल्ना का हेड डिसलोकेट हो गया है,
तो भी काफी है। ये दोबारा बताइएगा मैम, डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर हुए विद अल्ना हेड डिसलोकेटिंग किस तरफ मैम? डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट पे देखो, जो रेडियस और अल्ना पड़ी होती है ना हमारी बॉडी में, रेडियस का हेड होता है एल्बो की साइड पे और अल्ना का हेड होता है रिस्ट की साइड पे। जी ठीक मैम। है, दो दो रेडियो अल्नर जॉइंट बनते हैं हमारी बॉडी में, एक रेडियो अल्नर जॉइंट बनता है एल्बो पे, एक आपका रिस्ट पे बनता है। तो गलेजी में क्या होता है कि जो रिस्ट वाला रेडियो अल्नर जॉइंट होता है वो डिसलोकेट होता है, और मोंटेगू में क्या होता है, एल्बो वाला जो रेडियो अल्नर जॉइंट होता है वो डिसलोकेट होता है। मैम एक और ठीक है। बात क्लियर करें। जी जी। अ, शुरू में आपने कहा था कि कोलीज और स्मिथ जो हैं वो फ्रैक्चर रेडियस बोन के हैं, और मोंटेगी और गलेजी जो हैं वो अल्नर के हैं, मगर गलेजी तो यहाँ पे रेडियस का ही फ्रैक्चर है। ग्लेजी रेडियस का फ्रैक्चर है, लेकिन इसमें जो डिसलोकेशन हो रही है ना, वो रेडियो अल्नर जॉइंट की हो रही है। तो इसको मैंने ना जी याद करने के लिए ग्लेजी के साथ जो है ना वो अल्ना को जोड़ दिया है, कि ये आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा, ठीक कि है। इसमें जो प्रॉक्सिमल पैथोलॉजी मेन आ रही है ना वो आपके अल्ना हेड की जी डिसलोकेशन जी। आ रही है। ओके, थैंक लेकिन यू। बेसिकली जिस तरह बुक पे हाईलाइट हुई है कि डिस्टल थर्ड ऑफ द रेडियस, तो मतलब ये सही लिखा हुआ है मैम? हाँ, ये लिखा सही हुआ है। अब देखो, मैंने आपको ग्लेजी में यही बताया ना, फ्रैक्चर होगा डिस्टल रेडियस का, ठीक है, जी डिसलोकेशन मैम। होगी अल्ना हेड की। ये मैंने एक सही मैम। इजी तरीका निकाला है कि दो दो फ्रैक्चर मैंने चार फ्रैक्चर डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है, दो मैंने रेडियस के साथ जोड़ दिए हैं, दो मैंने अल्ना के साथ जोड़ दिए हैं। अगर आपको डेफिनेशन की टर्म्स पे भी तो याद हो जाता है तो इसको डेफिनेशन की टर्म्स पे याद कर लो, आप इसको तीन फ्रैक्चर रेडियस के साथ कर लो, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये है कि आप, मेन चीज़ है आपको ये याद होना चाहिए। ये मेरा एक याद करने का तरीका है कि मैं जब इसको पढ़ाती हूँ मैं इस तरह पढ़ाती हूँ, दो फ्रैक्चर रेडियस बोन के साथ, दो अल्ना बोन के साथ, ताकि ये इजीली याद हो जाए। जी मैम, ठीक। मतलब आपके एग्जाम्पल के मुताबिक जो ये मॉन्टेजियस और ग्लेजीज फ्रैक्चर्स हैं ये अल्लाह के उसमें कंसिडर होते हैं ना मैम, और बाकी हाँ, जो कोलिजो स्मिथ है वो उसमें रेडियस के हिसाब से वो आते हैं ना रेडियस मैम? के साथ, हाँ। लेकिन इसमें ठीक है, डिसलोकेशन थैंक यू जो सो मैंने वेरी मच मैम। आपको स्टेटमेंट्स बताई है ना, स्टेटमेंट्स आपने एज इट इज याद करनी है, ये पेपर की स्टेटमेंट है। ठीक है, बिल्कुल मैम, जरूर, थैंक अब यू मैम। इसको यूर वेलकम। अब इसको बेसिकली हम करते हैं, बुक से एक दफ़ा हाईलाइट कर लेते हैं। बुक में आपके पास ना मोंटेगू, ग्लेजी और कूलिस फ्रैक्चर लिखा हुआ है, ठीक है, स्मिथ उन्होंने यहाँ पर ना ऐड नहीं किया हुआ। अब मोंटेगू फ्रैक्चर जो होता है वो होता है प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ अल्ना, एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ हेड, ठीक है। जो ग्लेजी होता है वो डिस्टल थर्ड ऑफ रेडियस, सबलक्सेशन ऑफ अल्ना, ठीक है, सबलक्सेशन होती है, डिसलोकेशन ही कह लो उसको, ठीक है। कूलिस फ्रैक्चर होता है पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, ठीक है। अभी जो मैंने आपको स्टेटमेंट्स बताए हैं ना, आपने वो याद करने हैं, यानी जो मैंने आपको लिखवाए हैं ना वो आपने याद करने हैं, चाहे इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो, लेकिन उसमें ना वो आपको मैं सीपीएसपी के स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर। ये ऑसिफिकेशन सेंटर्स हमने किए हैं बोन और स्किन में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक होता है कि आपकी बोन प्राइमरीली जुड़ती है, दूसरा वो सेकेंडरी ऑसिफाई होती है। ये जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स है ना, ये जो एजेस आपकी बुक में लिखी हैं ये सारी याद करनी है, ठीक है। कैपिचुलम, हेड ऑफ रेडियस, मीडियल एपिकोंडाइल, ट्रोक्लिया ओलिकेरनॉन और लेटरल एपिकोंडाइल। इसमें से ना ये जो एक तो आपकी बुक में जो लिखी हैं ये, और आपकी यही वाली एजेस ऑफ ऑसिफिकेशन रफ़ीउल्लाह में लिखी हैं। प्रेफर रफ़ीउल्लाह को करना है, ठीक है। रफ़ीउल्लाह में ज़्यादा क्लोज लिखा है सीपीएसपी के स्टेटमेंट्स के हवाले से, ठीक है। ये आपने एजेस ऑफ ऑसिफिकेशन जो हैं वो आपने याद करने हैं, ये आपके पेपर में आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमनली जो है ना वो आपसे मीडियल और लेटरल एपिकोंडाइल के पूछ लेता होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं जॉइंट्स पे। अब यहाँ पर ना आपकी मसल्स, नर्व्स और आर्टरीज हो गई हुई हैं। अब उसने आपको ना जॉइंट्स बता दिया।